मात्र एक 14 साल के लड़के की दीवार पर लिखी हुई लाइन न केवल मुआविया की जान को खतरे में डाल देती है, बल्कि इस बच्चे की लिखी हुई लाइन के कारण पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। असद के राज में सीरिया के देश में सिर्फ केमिकल हथियार ही नहीं बल्कि टॉर्चर कैंप भी चलते थे। कई सारे सरकारें पलट जाती हैं, कई सारे तानाशाहों के सिंहासन पलट जाते हैं। अब हालात ऐसी हो गई कि डेरा के शहर में टैंक्स भेजे जाते हैं असद के द्वारा, और इसका परिणाम ये हुआ कि सीरिया का ये देश एक बेहद खौफनाक वॉर जोन बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेज हॉस्पिटल और मस्जिद पर जबरदस्त अटैक करती है, जिस कारण से मरीज और डॉक्टर समेत बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। लेकिन मुआविया इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी एक गलती की वजह से सीरिया के देश में इतनी बड़ी सिविल वार हो सकती है। आगे क्या क्या होने वाला था, लेकिन असद के राज में सीरिया की सरकार केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करती है और सीरियन सिटीजन को धमकाया जाता है कि आप अपने बच्चों को भूल जाओ और पैदा कर लो। अगर आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो तो अपने घरों की औरतों को यहाँ छोड़ दो। ऐसी खौफनाक स्थिति में बच्चे, औरतें और बुजुर्ग सभी को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जाती है और लाइन से लाशें बिछा दी जाती है असद के राज में। हालात ऐसे हो गए कि लोग सीरिया छोड़कर भागने लगे, लेकिन जब किसी को फ्लाइट नहीं मिली तो वो समुद्र के रास्ते अपनी जान को खतरे में डालकर भागने लगे। लेकिन 14 साल के मुआविया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एक छोटी सी दीवार पर लिखी हुई लाइन से इतना कुछ हो जाएगा सीरिया के देश में। और इस गलती के चलते दुनिया की सुपर पावर यूएस, रसिया, ईरान और यहाँ तक कि ISIS जैसे आतंकी संगठन भी आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं सीरिया के देश में। असद की सरकार ने जनता का जबरदस्त खून चूसने का काम किया है और लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। अब आप सोच सकते हो दोस्तों, ये मंजर इतना डरावना और इतना भयानक था कि एक 14 साल के बच्चे की गलती की वजह से पूरे सीरिया की देश की स्थिति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और आज भी वो खौफनाक मंजर लोगों के दिलों में जिंदा है। आर्मी के अंदर ही रिबेलियंस होने लगता है, सीरियन आर्मी अपने खुद के सोल्जर को गोली मारने लगती है और यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों सीरिया सिविल वॉर। सीरिया का वो तानाशाह जिसे एक टाइम पर ISI भी नहीं हरा पाई थी, लेकिन आज के दिन इनकी तानाशाही 2 हफ्तों के अंदर अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आइए दोस्तों समझते हैं आज की इस वीडियो में सीरिया के सिविल वॉर की कहानी। 8 दिसंबर साल 2024 63 साल के राइटर बसाद बारूम सीरिया में अपने प्रिजन सेल में सुबह सुबह सोकर उठते हैं और ये पिछले 7 महीनों से इस जेल में बंद थे और आज इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। आज इनको फांसी पर चढ़ाया जाना है। लेकिन दरअसल में होता क्या है, वैसे तो बसाद बारूम सीरिया के डिक्टेटर बशार अल असद के सपोर्टर ही रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ईरान को क्रिटिसाइज कर दिया था। इन्होंने ईरान के देश पर सीरियन शोषण करने का आरोप लगाया था और बस इसी बात पर इनको जेल में डाल दिया जाता है। 8 दिसंबर की सुबह वो अपने जीवन के आखिरी मिनट गिन रहे थे। उनको पता था कि कुछ ही देर में दरवाजा खुलेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस इनको ले जाएंगे एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है और ये सामने देखते हैं कि ये सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बल्कि ये तो असद के खिलाफ लड़ रही अपोजिशन के रेबेल है और ये इनको मारने नहीं, इनको जेल से छुड़वाने के लिए आए हैं। इनको बताया जाता है कि सीरिया में अब असद का राज खत्म हो चुका है और अब ये पूरा देश अपोजिशन फोर्सेस के कंट्रोल में आ गया है। इस खुशखबरी को सुनते ही हड़बड़ाहट में बसाद बारूम जेल से अपना सेलफोन और अपना सामान भी साथ लेकर नहीं जाते। वो सीधा दौड़कर जाते हैं अपने घर और अपनी पत्नी और बेटियों को बताते हैं कि वो जिंदा है। इनकी किस्मत सही मायनों में हैरान कर देने वाली है। लेकिन एक सरकार गिरने की वजह से बसाद बारूम को एक नई जिंदगी मिल जाती है। लेकिन पता है दोस्तों, बसाद बारूम अकेले नहीं थे उस दिन, और भी लोगों को मारा जाना था सीरिया के देश में। सैयद नया जेल में एक बच्चे को मारा जाना था, लेकिन उसे भी बचा लिया जाता है। असद के राज में सीरिया में सिर्फ केमिकल हथियार नहीं बल्कि टॉर्चर कैंप भी चलाए जाते हैं। नेशिया के देश में एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है और इसका परिणाम ये होता है कि पूरा का पूरा ये सीरिया का देश एक बेहद खौफनाक वॉर जोन बन जाता है। कई सारी सरकारें पलट जाती हैं, कई सारे तानाशाहों के सिंहासन हिल जाते हैं। अब ये हालात हो गए थे कि डेरा के शहर में टैंक्स भेजे जाते हैं असद के द्वारा और ये असद की एक सबसे बड़ी बेवकूफी साबित होती है। आर्मी के अंदर ही रिबेलियंस होने लगता है। सीरियन आर्मी अपने खुद के सोल्जर को गोली मारने लग जाती है और यहाँ से शुरू होती है सीरिया के सिविल वॉर की कहानी। आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, ये है भारत और ये भारत के वेस्ट की साइड में सीरिया है
सीरिया की कुल जनसंख्या में 74% हिस्सा सुन्नी मुस्लिम का है और 16% शिया मुस्लिम यहाँ रहते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी में है। और दिलचस्प बात यह है कि मेजोरिटी में होने के बावजूद भी सीरिया के देश में सरकार बशर अल असद के अधीन है, जो कि एक शिया मुस्लिम है। उनकी पार्टी के अंदर जो बड़े इंपॉर्टेंट पद है उन पर हमेशा शिया मुस्लिम का ही कब्जा रहता है। फिर सवाल यहाँ आता है कि ऐसा क्यों, वास्तव में होता क्या है। साल 1970 में जब अभी के सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद का सीरिया की मिलिट्री में इतना ज्यादा प्रभाव था और इसी कारण से पार्टी के बड़े पदों पर शिया मुस्लिम का ही हमेशा दबदबा रहता है और ठीक इसी वजह से सत्ता में इनकी पकड़ हमेशा मजबूत बनी रहती है। हाफिज अल असद सीरियन एयरफोर्स के टॉप लीडर थे। ये क्या करते हैं, 13 नवंबर साल 1970 को तख्ता पलट करके खुद को सीरिया का राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनको इस बात का अच्छी तरह से पता था कि सीरिया में मेजोरिटी आबादी सुन्नी मुस्लिम की है, लेकिन सीरिया में सुन्नी पॉपुलेशन मेजोरिटी में होने के कारण कभी न कभी सुन्नी लैंड वाली पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ सकती है। इसलिए हाफिज अल असद ने राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद अपनी पावर को और मजबूत करने का काम शुरू करते हैं और सीरिया के सुन्नी मेजोरिटी वाले क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी भी लगा देते हैं ताकि छोटी से छोटी जानकारी भी मिल सके। अगर कोई बात होती भी है तो उस पर ध्यान रखा जाए और गलती से भी कोई ऐसा मुद्दा खड़ा ना हो जाए जिसके कारण सुन्नी लैंड वाली पॉलिटिकल पार्टी अपनी पकड़ बना सके। वो हमेशा अपना दबदबा बनाए रखते थे। वो अपनी पावर का यूज करके ऐसे ऐसे नियम बनाते हैं और ये अपोजिशन को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। संविधान को अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। सीक्रेट एजेंसी और मिलिट्री का व्यापक रूप से यूज करके मीडिया और जितने भी डिपार्टमेंट थे उन सबको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और पावर को पूरी तरह से अपने हाथों में रखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही शिया मुस्लिम को फेवर करने के आरोप भी उन पर समय समय पर लगते रहे हैं। आइए दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं सीरिया का इतिहास। साल 1918 से पहले सीरिया का ये देश ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो आज के दिन सीरिया के बॉर्डर कहाँ पर है। ईस्ट में इराक है, साउथ में जॉर्डन है, वेस्ट में इजराइल है और नॉर्थ में आता है लेबनान का देश। टर्की वर्ल्ड वार 1 में ऑटोमन एम्पायर को हराने के बाद जो यूरोपियन देश इस वॉर को जीते थे वो इस पूरे रीजन पर कब्जा कर लेते हैं और इन इलाकों को आपस में बांट लेते हैं और अब सीरिया का ये रीजन फ्रांस के हिस्से में आता है। और अब साल 1918 से लेकर साल 1946 तक यहाँ पर फ्रांस राज करता है। यहाँ के लोग इसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, कई बार लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, जिसके बाद जाकर साल 1946 में सीरिया को आजादी मिलती है फ्रांस से। लेकिन आजाद होते ही और नई परेशानियां शुरू हो जाती है। सीरिया में अलग अलग धर्मों और सेक्ट को मानने वाले लोग रहते हैं। चलो आओ सीरिया की रिलीजियस डेमोग्राफिक्स पर एक नजर डालते हैं। साल 2014 के डेटा के अनुसार यहाँ पर 74% लोग सुन्नी इस्लाम को मानने वाले रहते हैं और करीब 16% शिया इस्लाम को मानते हैं और करीब 10% के अराउंड यहाँ क्रिश्चियन रहते हैं। इन 16% शिया मुस्लिम में से ज्यादातर लोग करीब 12% अलेवाइट्स के लोग रहते हैं। अब ये एक और रिलीजन सेक्ट है। कुछ लोग मानते हैं कि ये शिया इस्लाम से बिल्कुल अलग है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि शिया इस्लाम का ही एक सब सेक्ट है। ये तो हुआ रिलीजियस कंपोजिशन, लेकिन इसके अलावा एथनिसिटी के बेसिस पर भी दो मेन ग्रुप्स हैं। सीरिया में अरब के लोग करीब 70 से 80% रहते हैं और करीब 10% के आसपास कुर्द हैं। लेकिन जब सीरिया आजाद होता है तो पावर सुन्नी अरब के बड़े जमींदारों के हाथों में आ जाती है और ये लोग बाकी लोगों को पावर में हिस्सा नहीं देते हैं। और सेम टाइम पर एक अरब नेशनलिस्ट बाथ पॉलिटिकल पार्टी बड़ी फेमस होने लगती है। ये एक सेक्युलर और सोशलिस्ट पार्टी थी, तो इसकी तरफ स्टूडेंट और माइनॉरिटी और आर्मी के यंग ऑफिसर आकर्षित होने लगते हैं। आजादी के बाद 10-15 सालों में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, जैसे कि साल 1948 में अरब और इजराइल वॉर, जिसमें सीरिया भी पार्टिसिपेट करता है, और साल 1958 में एक यूनियन बनाई जाती है इजिप्ट और सीरिया के देशों की। इन दोनों को जोड़कर एक नया देश बना लेते हैं, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। लेकिन आगे चलकर सीरिया में कई सारे मिलिट्री क्रूज भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे साल 1961 में, फिर साल 1962 में और फिर साल 1963 में। लेकिन मार्च 1963 में मिलिट्री क्रूज के बाद क्या होता है कि आर्मी में बाथ पार्टी के सपोर्टर के हाथ में सत्ता आ जाती है। लेकिन इस राजनीति पार्टी के अंदर भी एक आंतरिक सत्ता का संघर्ष होता है, जिसके बाद नवंबर साल 1970 में जनरल हाफिज अल असद पावर को हाईजैक कर लेते हैं। An ambitious minister of defense seized control. His name was Hafiz al-Assad. लेकिन वहाँ की जनता इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। और साल 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बन जाते हैं और वो जल्दी सीरिया में तानाशाही स्थापित कर लेते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो भी एक सुन्नी मुस्लिम प्रधान देश में, बल्कि वो खुद भी माइनॉरिटी से आते थे, लेकिन फिर भी वो जनता में सबसे ज्यादा फेमस थे, क्योंकि इनके टाइम में आर्थिक विकास और लैंड रिफॉर्म देखने को मिलते हैं। शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है और सेना को और मजबूत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो क्रूर तानाशाह नहीं थे,
बिल्कुल थे। सत्ता को मजबूत करने के लिए अपने विरोधियों तक को दबा देते थे। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता था लेकिन उसे दबा दिया जाता था। साल 1982 में सुन्नी मिलिटेंट सामा ने हाफिज अल असद के खिलाफ रिबेल करते हैं, लेकिन जवाब में सीरिया की सेना लगभग 20,000 लोगों को जान से मार देती है। इस घटना को साल 1982 का हमामा मासिकर भी कहा जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे साल बीतते चले गए पर अलावाइट्स का कंट्रोल सीरिया पर बढ़ने लगता है और साल 1990 आते आते हाफिज बीमार रहने लग जाते। अब उनके बाद उनके बड़े बेटे बासिल सीरिया के राष्ट्रपति बनने की रेस में सबसे आगे थे, क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस और करिश्माई मिलिट्री फिगर थे। लेकिन साल 1994 में एक कार एक्सीडेंट में बासिल की मौत हो जाती है। हाफिज के छोटे बेटे बशर अल असद उस समय लंदन में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे और ये आंखों के डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे थे। और अब बशार सीरिया वापस आते हैं 10 जून साल 2000 को, लेकिन हाफिज की एक हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है और अब फाइनली बशार अल असद सीरिया के नए राष्ट्रपति बनते हैं। बशार को राष्ट्रपति बनाने के लिए सीरिया के संविधान को बदला जाता है, क्योंकि इनके संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की मिनिमम एज 40 साल होनी चाहिए, लेकिन इसे घटाकर 34 साल कर दिया जाता है, क्योंकि बशार खुद उस टाइम 34 साल के थे। बशार की सत्ता में आते ही चीजें बदलने लगती हैं। उनके पिता सीरिया को एक स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी की तरह चलाते थे, जिसमें हर कॉलेज ग्रेजुएट को सरकारी नौकरी और आम जनता को फ्री सर्विसेज और खाना सस्ता गारंटेड था। लेकिन बशार ने सीरिया को एक मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने की शुरुआत करते हैं और अब धीरे धीरे इन सर्विसेज को खत्म कर दिया जाता है, जिसके कारण बेरोजगारी दर बढ़ने लगती है। लोग तानाशाही में तो रह रहे थे, लेकिन वो काफी हद तक खुश थे, क्योंकि उनको विकास और शिक्षा मिल रही थी। लेकिन साल 2000 के बाद धीरे धीरे सारी चीजें खत्म होने लगती हैं और फिर साल 2006 में एक भयंकर अकाल पड़ता है सीरिया में। इतना भारी अकाल पड़ता है कि 4 साल तक कंटिन्यू चलता है। इन 4 सालों में सीरिया की 60% जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है और 80% से ज्यादा मवेशियां मर जाती हैं। एक्सपर्ट इस सूखे के कारण को क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार बताते हैं। इसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर एक मरुस्थलीकरण देखने को मिलता है। उनके बाद उनके बेटे जो अभी के राष्ट्रपति हैं सीरिया के, बशार अल असद, जब सीरिया के राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके आने से वो किसी भी चीज में कुछ खास ज्यादा बदलाव नहीं करते हैं। वो अपने पिता की बनाई हुई पॉलिसीज को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अब तक जो तानाशाही चल रही थी उसको लेकर सीरिया के अंदर जो सुन्नी पॉपुलेशन थी उसके मन में थोड़ी खटास जरूर थी। लेकिन इन सब कारणों के बावजूद भी बशार अल असद को सीरिया में रूल करने में कोई खास ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन अब एक ऐसी घटना घटती है। दरअसल होता क्या है, साल 2006 से लेकर साल 2010 तक सीरिया में कम बारिश होने की वजह से सूखा पड़ जाता है। तो लोग तानाशाही से तो पहले ही परेशान थे, लेकिन इसके साथ साथ सीरिया के लोगों को आर्थिक समस्याएं भी होने लगती हैं। लोगों के पास पैसे की कमी होने लग गई थी और यहाँ तक कि खाने की परेशानी भी बढ़ने लग गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि सीरिया के लोग तानाशाही से तो पहले ही परेशान थे और अब पैसे और रोजगार की कमी के कारण और भी ज्यादा परेशान होने लग गए थे। सीरिया के देश में गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब सीरिया के देश में ये सारी घटनाएं घट रही थी तो सेम टाइम पर एक और ऐसी घटना घटती है। सीरिया की सीमा से लगे हुए आसपास के जो देश थे जहाँ पर सीरिया की तरह डिक्टेटरशिप थी, जैसे ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया, यमन और जॉर्डन, वहाँ पर अरब स्प्रिंग चल रही थी। इसका मतलब ये है कि इन देशों में जो डिक्टेटरशिप थी उसके खिलाफ आम जनता प्रोटेस्ट कर रही थी कि तानाशाही हटवाओ, चुनाव करवाओ। दरअसल वहाँ के लोग मूल रूप से तानाशाही की जगह लोकतंत्र या फिर आजादी की डिमांड कर रहे थे। और इन देशों में जो उस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे थे ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं थे। इन प्रोटेस्ट का बहुत बड़ा असर अरब देशों पर भी पड़ रहा था, जिसकी वजह से जितने भी डिक्टेटरशिप थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जैसे लीबिया में गद्दाफी को मारकर चुनाव करवाया जाना हो, या फिर टूनेशिया के देश में तानाशाही बेन अली को देश छोड़कर भागना हो, या फिर इजिप्ट में 30 साल से शासन कर रहे हुस्नी मुबारक को एक भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। उनको भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। हालांकि वो कोशिश बहुत करते हैं, किसी भी हालात में इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मिलिट्री टैंक रोड पर उतार देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोटेस्ट को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। Syrians are back on the streets, driven by a rise in fuel prices, on top of an already collapsed economy. And today there was a political earthquake in the streets of Syria against his government. लेकिन लोग उसी तरह से इकट्ठा होकर जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब सीरिया में भी लोग सड़कों पर आ गए थे। पेट्रोल के प्राइस में इजाफा होने के कारण पहले से ही खराब अर्थव्यवस्था को और बिगाड़ दिया था। लेकिन अब तक सीरिया की सड़कों पर राजनीतिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इस पूरे क्षेत्र में तानाशाही के डर में जी रहे थे लोग। लेकिन अब ये सारी घटनाएं जो सीरिया के आसपास के देशों में चल रही थी उनकी खबर धीरे धीरे सीरिया के अंदर भी पहुंचने लगती है। जैसे रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बातें लोगों तक पहुंचने लगती हैं। लेकिन सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन अब सीरिया में वही हाल होता है। लोग तानाशाही से तो पहले ही परेशान थे, इसके अलावा गरीबी और भुखमरी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और बशर अल असद को इस बात का डर अंदर ही अंदर खाया जा रहा था कि बाहर के देशों में जो चल रहा है
वो सीरिया के अंदर कहीं शुरू ना हो जाए। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए बशर अल असद ने पहले से ही अपनी सारी एजेंसियों को अलर्ट पर कर रखा था कि छोटी से छोटी चीज को भी बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। और अब ये जो प्रोटेस्ट आसपास के देशों में चल रहे थे, लेकिन अब ये सीरिया में चालू नहीं होने चाहिए किसी भी हालात में। लेकिन बशर अल असद को बिल्कुल पता नहीं है कि जैसा सोच रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा होगा। लेकिन दरअसल में अब होता क्या है, फरवरी 2011 का समय था। सीरिया के साउथ में दारा नाम की एक सिटी है जो कि हैरान स्टेट की कैपिटल भी है। यहाँ पर एक स्कूल है जो एक मस्जिद से थोड़ी दूर पर है। इस स्कूल में 7th क्लास में एक बच्चा पढ़ता था जिसकी उम्र महज 14 साल है और जिसका नाम है मुआय्या सियास। इस नाम को हो सके तो याद रखना, क्योंकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि महज 14 साल के बच्चे की एक गलती की वजह से पिछले 10-12 सालों से सीरिया में सबसे खौफनाक सिविल वॉर चल रही है और दुनिया भर की सुपर पावर जैसे अमेरिका, रसिया, ईरान और यहाँ तक कि ISI जैसे आतंकी संगठन भी एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। तो ऐसा क्या कर दिया था इस बच्चे ने? आइए दोस्तों समझते हैं सीरिया के देश में यहाँ से चालू होती है सिविल वॉर। दरअसल होता क्या है, ये घटना 26 फरवरी साल 2011 की है। मुआय्या के साथ 14 और भी स्टूडेंट थे। बाकी लोगों की तरह मुआय्या और उसके दोस्त भी आसपास के देशों में तानाशाही के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट की खबरें न्यूज और रेडियो के माध्यम से सुन रहे थे। लेकिन दरअसल होता क्या है, सेम डे मुआय्या ने अपनी स्कूल की दीवार पर अरबी में लिख देता है, इट्स योर टर्न डॉक्टर, और ये उस दीवार की ओरिजिनल पिक्चर है। और यहीं से चालू होती है सीरिया के देश में सिविल वॉर। उस बच्चे के अनुसार दीवार पर लिखे डॉक्टर शब्द का मतलब बशर अल असद जो कि उस टाइम के राष्ट्रपति थे। वो लंदन से वेस्टर्न आई हॉस्पिटल से डॉक्टर की पढ़ाई करके आए थे, इसलिए सीरिया के लोग उनको डॉक्टर भी कहते थे। मुआय्या ने ये लाइन दीवार पर लिख तो दिया था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान और बेखबर था कि उसकी एक गलती की वजह से आगे क्या क्या होने वाला है सीरिया के देश में। और सेम डे ये लिखने के बाद शाम को मुआय्या जब अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही मुआय्या अपने पिता को इस बात की पूरी जानकारी देता है। लेकिन ये बात सुनकर उनके पिता काफी डर जाते हैं। उनको पता था कि सरकार इस बात के लिए बहुत कड़ी सजा देगी। वो अपने बच्चे को छुपने के लिए भी कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने इस बॉल को देख लिया था। दारा सिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर जो बशर अल असद के रिश्तेदार थे और जिनका नाम आतिफ नजीब था, उनको जब ये जानकारी मिलती है तो वो बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से मालूम था कि आसपास के देशों में तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस हरकत को नजरअंदाज किया गया तो इसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इसके अगले दिन 27 फरवरी साल 2011 को सिक्योरिटी फोर्सेस स्कूल के पास पहुंचती है और अपनी जाँच शुरू करती है। ऑफिसर पूछते हैं कि ये सब किसने लिखा है, लेकिन कोई भी बताने को तैयार नहीं होता है कि ये किसने लिखा है। अब ये ऑफिसर खूब कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कोई सबूत नहीं मिलता है। और जब ये थक हार जाते हैं तो इनको 15 बच्चों पर शक होता है और ये मात्र शक के बेस पर लगभग शाम के 4 बजे 15 बच्चों को उठा लेते हैं, जिसमें मुआय्या भी शामिल था। इनको उठा ले जाने के बाद सीरिया सिक्योरिटी फोर्सेस इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती हैं। इनको मुर्गा बनाकर लटका दिया जाता है, नाखून खींच लिए जाते हैं, पानी में डालकर करंट लगाया जाता है। इनको इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि बिल्कुल अधमरा हो जाते हैं। अब इधर ये सारी घटनाएं शुरू हो जाती हैं और सेम टाइम पर दूसरी तरफ मुआय्या और बाकी बच्चों के पेरेंट्स कई बार पुलिस के पास पहुंचते हैं ताकि उनको बच्चों को छोड़ दिया जाए। लेकिन पुलिस इन बच्चों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। इतना ही नहीं, सीरिया की पुलिस इनसे कहती है कि आप अपने बच्चों को भूल जाओ और नए बच्चे पैदा कर लो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो अपने घरों की औरतों को यहाँ पर छोड़ जाओ। इस बात को सुनकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद दारा के शहर में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। Suburb of Douma, there were a number of people wounded when security forces opened fire on protesters near the Hasiba and Grand mosques. Out this on social media sites. Helicopters flew low over the city of Deir el-Zor as thousands marched at a funeral for 3 men. We've received reports that tanks were कि उनके साथ ये गलत हो रहा है। अब ये लोग अपने बच्चों को पुलिस से छुड़वाने की डिमांड कर रहे थे और ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ये बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अगर वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करके किसी को नुकसान पहुँचाकर अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो सरकार उनको नहीं छोड़ती थी। इसलिए ये लोग बहुत ही शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जानते हो दिलचस्प बात क्या है, लोग उन बच्चों को छोड़ने की मांग कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस इनको छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि सीरिया की पुलिस एक मिसाल कायम करना चाहती थी। इसलिए वो इन बच्चों को नहीं छोड़ती है। उल्टा जो लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें से भी ज्यादातर लोगों को उठाकर जेल में डाल देती है। लेकिन अब दारा के शहर में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे और बच्चों के साथ जो हो रहा था, ये खबर सीरिया के बाकी हिस्सों में भी पहुंचने लग गई थी। और अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग गया था कि दारा के शहर में क्या हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। और 15 मार्च साल 2011 आते आते सीरिया के इलाकों में जैसे दशमिक, अलेप्पो, होम्स, लटाकिया, हामा में भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगते हैं। ये लोग कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी है, इन बच्चों को छोड़ा जाए। जो एक छोटा सा प्रोटेस्ट दारा के शहर में शुरू हुआ था, लेकिन अब वो पूरे सीरिया के देश में फैल चुका था। अब सीरिया के अलग अलग शहरों में जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। ये वही टाइम आ गया था कि जब बशर अल असद के रेजिम को भी महसूस होने लग गया था कि इन बच्चों को पकड़ने का डिसीजन सही नहीं है। इस स्थिति में और ज्यादा माहौल खराब हो सकता है। तो इन सारे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए
करीब करीब 15 अप्रैल 2011 तक लगभग 45 दिन बाद सीरियन सरकार मुआय्या और उसके बाकी दोस्तों को छोड़ देती है। लेकिन अब सरकार ने इन बच्चों को छोड़ तो दिया था, लेकिन जब ये बच्चे बाहर आते हैं तो लोग उनके हालात देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एक तो ये छोटी उम्र के बच्चे, दूसरा इनको इतना जबरदस्त टॉर्चर किया गया था कि ये बच्चे ठीक से अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं थे। इनके नाखून खींच लिए जाते हैं और इनके पूरे शरीर पर जख्म के निशान थे। जब बाहर आकर बच्चों ने अपनी अपनी कहानी बताई और ये कहानी जब लोगों के पास पहुंची तो लोगों में फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गया और इसका परिणाम ये हुआ कि सीरिया के देश में फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। और 22 अप्रैल साल 2011 को शुक्रवार का दिन था और जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद ये लोग बात करते हैं और रोड पर इकट्ठा होकर फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार ये लोग शांति से प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि बशर अल असद के खिलाफ जुलूस निकालते हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी भी करते हैं और यहाँ से हिंसा शुरू हो जाती है सीरिया के देश में। इस प्रोटेस्ट को फ्राइडे ऑफ डिग्निटी भी कहा जाता है। सीरियन फोर्सेस इस भीड़ को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब वो इस भीड़ को रोकने में नाकामयाब हो जाती है तो 25 अप्रैल साल 2011 को सीरियन फोर्सेस भीड़ पर गोलियां चला देती है और इसमें गोली लगने से 2 लोगों की जान चली जाती है। इसके अगले दिन जिन 2 लोगों की जान चली गई थी, ये भीड़ उनका जनाजा लेकर निकलती है और काफी जबरदस्त नारेबाजी भी होती है। इस टाइम पर सीरिया की सरकार कहती है कि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आप लोग फिर से भीड़ इकट्ठी कर रहे हो और जो नारेबाजी कर रहे हो उसको बंद कर दो, लेकिन पब्लिक फिर भी नहीं मानती है। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सीरियन सरकार हेलीकॉप्टर और टैंक्स का यूज करती है, उनको रोड पर उतार देती है और गोलियां चलाई जाती है। सीरियन फोर्सेस को आदेश दिया जाता है कि किसी भी तरह से इन प्रोटेस्ट को रोको और किसी भी हाल में भीड़ को इकट्ठा होने से रोको, चाहे जो भी करना पड़े। लेकिन इस ऑर्डर के बाद बहुत ज्यादा गोलियां चलाई जाती है और बहुत ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। सरकार का जो ये डिसीजन था गोलियां चलाने और टैंक्स उतारने का, ये डिसीजन उनके ऊपर ही भारी पड़ता है। इसे असद की सबसे बड़ी बेवकूफी भी कहा जाता है। इतना कुछ करने के बाद भी जब लोगों में गुस्सा शांत नहीं होता है, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है। जहां पहले 10 शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब सीरिया के 20 शहरों में लोग बशर अल असद के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और ये लोग बशर अल असद से अपनी कुर्सी छोड़ने की डिमांड कर रहे थे। इस टाइम पर आकर सीरिया में वही हाल हो गया था जो कि सीरिया के आसपास के देशों में चल रहा था और अब वही स्थिति पूरी तरह से सीरिया में बन गई थी। इस टाइम पर आकर ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हर दिन आम जनता और सोल्जर्स के बीच में झड़प होती थी और भीड़ के पास कोई हथियार थे नहीं, वो लोग तो पत्थर लाठी डंडे से ही लड़ते थे, जबकि दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस के पास एडवांस लेवल के हथियार थे और इससे बहुत लोगों की जान जाती है। सबसे ज्यादा जान इसमें आम आदमी की जाती थी या फिर इसके साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें जिन लोगों को चोट लगती थी और फिर ये लोग घायल होकर हॉस्पिटल जाते थे तो हॉस्पिटल में भी सरकार पुलिस लगा देती है। जो भी प्रोटेस्ट करने वाला चोट लगने के बाद हॉस्पिटल आता और पुलिस उसे उठाकर वहीं से जेल में डाल देती थी। अब इस टाइम पर आकर ऐसा हाल हो गया था कि इस झड़प में जिसको भी चोट लगती थी मानो उसका जेल जाना तय हो गया था। इस समस्या से निपटने के लिए लोगों ने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया और पास में एक अलमारी मस्जिद थी जहाँ पर कुछ डॉक्टर थे। लोगों ने हॉस्पिटल जाने के बजाय उस मस्जिद में इलाज करवाना शुरू कर दिया। अब ये लोग मिलकर यहीं पर इलाज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद सीरियन फोर्सेस को इस बात का पता चलता है कि इस मस्जिद के अंदर इनका इलाज किया जाता है और ये लोग यहीं आकर छुपते हैं। इसी कारण से सीरियन फोर्सेस इस मस्जिद पर अटैक कर देती है और इस हमले के कारण वहाँ पर जितने भी डॉक्टर और मरीज थे उन सभी की जान चली जाती है। लेकिन बाद में आगे चलकर इस अटैक का बहुत बड़ा विरोध होता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, आम जनता, बच्चे और औरतें जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस को देखता वो वहीं पर पत्थर उठाकर मार देते थे, तो कहीं डंडा फेंक कर मार देते थे। अब इस टाइम पर आकर बहुत ज्यादा विरोध होने लग गया था पूरे सीरिया के देश में और साल 2011 आते आते करीब 1000 लोगों की जान जा चुकी थी। सीरियन आर्मी के भी कई सोल्जर की जान चली गई थी क्योंकि आम लोग जो पत्थर मारते थे। इसके साथ साथ सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेज में कई ऐसे सोल्जर भी थे जिन्होंने आम जनता पर गोली चलाने के लिए मना कर दिया था, तो उस टाइम पर ऐसे सोल्जर को भी गोली मार देते थे। पूरे सीरिया के सुन्नी मुस्लिम असद के खिलाफ हो गए थे। उन्होंने ये मान लिया था कि हमारी तो जान वैसे भी जाने वाली है, लेकिन हम इसे इसकी कुर्सी से हटाकर ही मानेंगे। यहाँ तक कि जिन बच्चों की वजह से ये वॉर शुरू हुई थी वो भी इस प्रोटेस्ट में आकर शामिल हो गए थे। मुआय्या अभी भी फाइटर है और सीरिया में सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। ये जो झड़प आम जनता और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच चल रही थी कुछ दिन तक तो चलती है, लेकिन इसके बाद इसका पूरा फॉर्मेट बदल जाता है। और ये फॉर्मेट इसलिए बदलता है क्योंकि सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ सोल्जर बगावत कर देते हैं और आम जनता की मदद करने के लिए इनमें आकर मिल जाते हैं। इसमें जो मेन रोल था वो रियाल अल असद का था, जो कि सीरियन आर्मी में एक बहुत ऊंचे पद पर थे। इसी तरह एक महरूम नाम का आदमी था जिसने 20 साल तक सीरिया में एक चार्टर्ड अकाउंट के रूप में काम किया था और अपनी बहुत ही यंग एज में नेशनल सर्विस के तहत आर्म फोर्सेस इसने फाइटर प्लेन की ट्रेनिंग भी लिया था। इसने सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए आम जनता में से लोगों को उठा कर छोटी छोटी फाइटिंग यूनिट बनाई। पहली बार जो यूनिट बनाई गई थी वो 15-15 लोगों की यूनिट बनाई गई थी और फिर 29 जुलाई साल 2011 को इसे ऑफिशियल नाम दिया जाता है
फ्री सीरियन आर्मी। फ्री सीरियन आर्मी का काम था कि वो सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करे और सीरियन फोर्सेस जो आम लोगों पर हमला कर रही थी इनसे हथियार उठाकर लड़ेंगे और बशर अल असद को सरकार से हटाकर एक फेयर सिस्टम बनाएंगे जिसकी वजह से फिर से ये सब ना हो। अब ये धीरे धीरे करके सीरिया के अंदर के सभी क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और अब ये सीरिया के अंदर जो सारा खेल चल रहा था उसे देखकर आसपास के सुन्नी मेजोरिटी वाले देश थे धीरे धीरे अब उनका भी समर्थन मिलने लगता है। कुछ ऐसे लोग थे जो सीरिया छोड़कर चले गए थे वो भी वापस सीरिया आ जाते हैं और अपनी अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी के अनुसार बशर अल असद को हटाने के लिए फ्री सीरियन आर्मी की सहायता करते हैं। इसके साथ ही कई चरमपंथी ग्रुप भी असद के खिलाफ थे वो भी फ्री सीरियन आर्मी के साथ जुड़ जाते हैं। इसके साथ ही कई चरमपंथी ग्रुप भी असद के खिलाफ थे वो भी फ्री सीरियन आर्मी के साथ जुड़ जाते हैं और इनकी मदद करने वाले लगभग 1000 कट्टरपंथी ग्रुप थे जिनके कुल मिलाकर लगभग 1 लाख से ज्यादा फाइटर थे जो फ्री सीरियन आर्मी के साथ मिल गए थे। फ्री सीरियन आर्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना तो इनके पास कोई हथियार थे और ना ही कोई रिसोर्सेज थे। इसी कारणवश मजबूरी में बिना सोचे समझे इनके साथ जुड़ जाते हैं। और ठीक इसी तरह ISI इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक जो इराक में वहाँ के सिस्टम के खिलाफ लड़ रही थी उसको जब इस बारे में पता चलता है तो इसको ये सीरिया के अंदर एक अवसर की तरह देखते हैं। इसलिए सुन्नी मुस्लिम को सपोर्ट करने के लिए और अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए ISI भी फ्री सीरियन आर्मी की मदद करने के लिए आ जाती है और उनके सारे लड़ाके धीरे धीरे लेबनान के रास्ते और कुछ दूसरे रास्तों के जरिए सीरिया पहुंच जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, पहले इसका नाम ISI था लेकिन बाद में आगे चलकर इसे बदलकर ISIS कर दिया जाता है जिसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक से बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर दिया जाता है। यानी कि इसका नाम ISI से बदलकर ISIS कर देते हैं। अब यहाँ से सीरियन सरकार की परेशानियां और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जो प्रोटेस्ट पहले छोटे लेवल पर हो रहे थे अब वो बड़े लेवल पर होने लग गए थे। अब ये सीरियन सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया था। उनके लिए इस लड़ाई को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फ्री सीरियन आर्मी हथियार और गोरिल्ला वॉरफेयर को यूज करके सीरिया के अलग अलग एरियो में लड़ाई लड़ रही थी जैसे दमास्क, अलीपो और फिर आगे चलकर रक्का जैसे क्षेत्रों पर भी कब्जा करना शुरू कर देते हैं और अब ये लोग अपना पूरा बेस बना लेते हैं। इससे मुकाबला करना सीरियन सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक तरफ तो ये लड़ाई सरकार और फ्री सीरियन आर्मी जो कि आम जनता की बनाई हुई थी उसके साथ चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ सीरिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया था वहाँ पर क्या होता है कि कुर्द पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा रहती थी और ये कुर्द पॉपुलेशन सीरिया में भी थी और सीरिया से लगे हुए ट्रके के एरिया में भी थी और ये कुर्द टाइम टू टाइम कुर्दिस्तान बनाने की डिमांड करते थे और ये लोग ट्रके में भी सेम डिमांड करते थे और सीरिया में भी सेम डिमांड करते थे। तो उनको भी इस टाइम पर आकर एक अच्छा मौका मिल गया कि सीरियन सरकार तो पहले से ही बैकफुट पर है और फ्री सीरियन आर्मी ने इनको पहले से ही पीछे कर रखा है, इसलिए यही समय है, सही समय है कुर्दिस्तान बनाने के लिए। और अब कुर्द के लोग सीरिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में कब्जा करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर सीरियन सरकार की जो एक परेशानी चल रही थी फ्री सीरियन आर्मी के साथ, अब नॉर्थ ईस्ट साइड में कुर्द भी इनके खिलाफ लड़ने लगते हैं और ये अपना कुर्दिस्तान बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर कब्जा करने लग जाते हैं। और अब तक की स्थिति ये थी कि सीरिया के अंदर 4 संगठन अलग अलग मकसद के लिए लड़ रहे थे। सीरियन सरकार, ISI, फ्री सीरियन आर्मी जो जनता की बनाई हुई थी और कुर्द सीरिया की और कुर्द फोर्सेस, ये चारों अलग अलग मकसद के लिए लड़ रही थी। इसके बाद जो बाहर के जो देश थे वो भी इन 4 ग्रुप्स के साथ अपना अपना मकसद पूरा करने के लिए जुड़ने लगते हैं और इनको सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन असल में इससे होता क्या है कि सीरिया एक बैटल ग्राउंड बन जाता है और दुनिया की सबसे जटिल सिविल वार यहाँ से शुरू हो जाती है जिसमें मल्टीपल देश और सुपर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने आकर टकराने लगती हैं। अब यहाँ पर आपका एक सवाल हो सकता है कि बाकी देश यहाँ क्या करने के लिए आए थे और फिर वो आपस में क्यों टकराने लग गए। तो इन सब घटनाओं का कारण था मिडिल ईस्ट की जो ऑयल रिच सुन्नी कंट्रीज थी जैसे सऊदी अरब और कतर, वो भी सीरिया की शिया सरकार से खुश नहीं थे जो कि माइनॉरिटी में होने के बाद भी सुन्नी मुस्लिम पर राज कर रही थी। तो ये बशर अल असद के खिलाफ फ्री सीरियन आर्मी लड़ रही थी, उसको पैसे और हथियार सप्लाई करके सपोर्ट करते हैं ताकि सीरिया के अंदर जो असद है जो कि एक शिया मुस्लिम है ताकि उसको हटाया जा सके। अब ये सारी घटनाएं एक साथ चल रही थी तो इधर ईरान जो एक शिया मेजोरिटी देश था वो चाहता था कि सीरिया के अंदर बशर अल असद जो कि एक शिया मुस्लिम है वही राज करता रहे और वहाँ पर उसी का शासन रहे, वो किसी भी हाल में पावर में बने रहे। तो ईरान भी अब पूरी तरह से सीरियन सरकार की हेल्प करना चालू कर देते हैं। ईरान ने एक से एक एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी और मिलिट्री सीरिया सरकार के पास भेज देते हैं ताकि सीरियन सरकार इस परिस्थिति से निपट कर अपना शासन कायम रख सके। ये तो है मिडिल ईस्ट के देश। और ठीक इसी तरह से बशर अल असद की दोस्ती रशिया के साथ भी बहुत अच्छी थी। मिडिल ईस्ट के अंदर रशिया के जो इंटरेस्ट थे उनको पूरा करने के लिए असद का सीरिया में रहना बहुत जरूरी था ताकि रशिया को जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो इधर रशिया ने भी अब बशर अल असद यानी सीरियन सरकार की मदद करने के लिए वो भी आ जाते हैं। अब रशिया सीरिया में घुसकर उस रीजन में अपना दबदबा और मदद करेगा। तो अब इस ओवर में जब रशिया की भी एंट्री हो गई तो यूएसए कैसे पीछे रह सकता है।
अमेरिका चुपचाप सीआईए को एक टास्क देता है कि फ्री सीरियन आर्मी को ट्रेनिंग दी जाए और उनको हथियार सप्लाई करे जाएं ताकि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ सके। और ठीक इसी तरह से इसमें दुनिया भर के देश घुस जाते हैं। अब ये लड़ाई 4 अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाती है। ये सारे देश और सुपर पावर सब अपने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए सीरिया में अब हर दिन जबरदस्त लड़ाई होने लगती है और अब एयर स्ट्राइक भी चालू हो जाती है। इसके बाद 18 जुलाई साल 2012 को रवांडा स्क्वायर जो दमास्क में मौजूद है, वहाँ पर सीरियन सरकार इन सब घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए अपने सेंट्रल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल की मीटिंग कर रही थी, जिसमें सीरियन सरकार के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिसर थे। और इधर फ्री सीरियन आर्मी के लोग बहुत दिनों से इस मीटिंग के ऊपर घात लगाए बैठे थे। तो फ्री सीरियन आर्मी के लोग एक प्लान तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट करके उड़ा देते हैं, जिसमें सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर दाऊद रजिया और बशर अल असद के ब्रदर अल्लाह आसिफ की भी जान चली जाती है। और ये सीरियन सरकार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। इस घटना के बाद बशर अल असद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो बैक टू बैक सीरियन आर्मी पर जबरदस्त अटैक करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जान फ्री सीरियन आर्मी के लोगों की जाती है। हालांकि सीरियन सरकार बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन फिलहाल वो स्थिति को अपने हाथों में लेने में कामयाब नहीं हो रही थी। फ्री सीरियन आर्मी के रिबेल्स को पीछे हटाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनको बाहर के देशों से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा था। दमास्क में एक गोटा नाम की जगह है, जहाँ पर जॉर्डन की ओर से बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई किए जा रहे थे, ताकि फ्री सीरियन आर्मी सरकार के खिलाफ लड़ती रहे। अब आप देख सकते हो दोस्तों, मल्टीपल लड़ाइयों के बावजूद भी सीरियन सरकार इन रिबेल्स को दबाने में कामयाब नहीं हो रही थी, क्योंकि इनको बाहर के देशों से सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रहा था और ये स्थिति सरकार के लिए बहुत कठिन हो गई थी और उनकी पकड़ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। सीरियन सरकार के पास इसका कोई तोड़ नहीं था। दमास्क के अंदर गोटा नाम की एक जगह थी, जहाँ पर सुन्नी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। खासकर ईस्ट साइड की पॉपुलेशन पूरी तरह से सीरियन सरकार के खिलाफ थी। सीरियन सरकार और आम जनता के बीच में कई बार लड़ाइयाँ होती है, लेकिन फिर भी सरकार उनको रोकने में फेल हो रही थी। इस एरिया से ही जॉर्डन की तरफ से हथियार सप्लाई होते हैं, ताकि फ्री सीरियन आर्मी सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रख सके। लेकिन जब सीरियन सरकार को इसका कोई समाधान नहीं मिलता है, तो 21 अगस्त साल 2013 को 2:23 पर और फिर सेम डे 5 बजे सीरियन सरकार केमिकल हथियारों का यूज करती है। ये एक सरीन नर्व एजेंट था, जिसका यूज किया गया है। लाइन से लाशें बिछा दी जाती हैं, बच्चे औरतें सभी एक लाइन से मर जाते हैं। केमिकल अटैक के खिलाफ करीब 188 से 200 देशों ने केमिकल हथियार समझौते पर साइन कर रखा है कि कभी भी केमिकल हथियारों का यूज नहीं करेंगे, लेकिन इस लिस्ट में सीरिया का नाम नहीं था। केमिकल हथियारों के इस्तेमाल से एक बहुत ही दर्दनाक मौत होती है और इसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा वॉर क्राइम है। लेकिन अब सीरियन सरकार ने केमिकल हथियारों का यूज तो कर लिया, लेकिन इस घटना के बाद पूरी दुनिया में इनका जबरदस्त विरोध होता है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूएन से कहा इस मामले को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाना चाहिए। ये वो समय था, सबको लग रहा था कि बशर अल असद सीरिया से अब हट जाएंगे, लेकिन चाइना और रशिया ने वीटो पावर का यूज करके इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया। साल 2017 तक रशिया ने सीरिया को बचाने के लिए 7 बार वीटो का इस्तेमाल किया था। अगर ये वीटो नहीं होता तो सीरिया के ऊपर और भी एक्शन हो सकता था, जैसे कि उनके ऊपर सेक्शन लग सकती थी या मिलिट्री एक्शन हो सकता था। अगर सीरिया पर दबाव बढ़ता है तो असद को अपना राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन रशिया और चाइना की वजह से असद बच गई। उधर केमिकल हमले को लेकर ओबामा ने भी इसका जमकर विरोध करते हुए सीरिया के बेसिस पर सीधे अटैक करते हैं। It is in the national security interests of the United States to respond to the Assad regime's use of chemical weapons through a targeted military strike. कि सीरिया के देश में असद के राज में केमिकल हथियारों से हमला किया जा रहा है और अब इस तरह से यूएसए और रशिया अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जहां रशिया असद के साथ खड़ा था और यूएसए फ्री सीरियन आर्मी के साथ खड़ा था, लेकिन उनका कहना था कि वो सीरिया में आईएसआईएस का खात्मा करने के लिए आए हैं। यूएसए सीरिया के अंदर अलग अलग बेसिस पर जबरदस्त स्ट्राइक करता है और इसके साथ ही आईएसआईएस के ठिकानों पर भी यूएसए स्ट्राइक करता है। वहाँ पर भी यूएसए जबरदस्त एयर स्ट्राइक करता है। अब इधर बदला लेने के लिए आपने देखा होगा कि आईएसआईएस के लोग यूएस सिटीजन को पकड़ लेते थे और ये लोग उसका गला काट देते थे या उसको जिंदा जला देते थे और फिर उसको वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करते थे, जिसमें ये लोग ज्यादातर पत्रकारों को पकड़ते थे। एक तरफ तो इतने सारे देश सीरिया में उलझे हुए थे और सेम टाइम पर साल 2015 में तुर्की भी नॉर्थ ईस्ट सीरिया में घुस जाता है, जहाँ पर कुर्द पहले ही अलग अलग जगहों पर कब्जा करने में लगे हुए थे। तुर्की को लगा कि ये माहौल उसके लिए भी परेशानी पैदा कर सकता है। अब इस टाइम पर तुर्की ने कुर्दों पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया और रशिया के लिए किसी भी कीमत में मिडिल ईस्ट में असद का होना बहुत जरूरी था, तभी तो रशिया के सपने पूरे हो सकते हैं। इसलिए रूस ने भी अपना बेस सीरिया के अंदर ही बना लिया और अब अलग अलग जगहों पर रशिया भी एयर स्ट्राइक करना शुरू कर देता है। अब आप सोचकर देखो दोस्तों, इतनी सारी सुपर पावर और सीरिया के विरोध करने वाले लोग और आतंकी संगठन सीरिया के देश में सब अपना अपना मकसद पूरा करने के लिए लड़ रहे थे। सीरिया ही अब एक देश बचा था जहाँ अलग अलग सुपर पावर और देशों में रिबेलियंस और आतंकी संगठनों के लिए अड्डा बन गया था। यहाँ पर आकर सब लोग अपना मतलब पूरा करने के लिए लड़ रहे थे। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी जैसे सीरिया का देश
एक रेसलिंग रिंग बन गया था जहाँ पर लगातार स्ट्राइक हो रही थी। इन स्ट्राइक में सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है, बच्चों, औरतों और जिनकी कोई गलती नहीं थी। ये सारे बेकसूर लोग थे। और सच तो ये है दोस्तों कि सीरिया में इतनी स्ट्राइक होती है जिसके कारण आज सीरिया मात्र एक कंकाल बनकर रह गया। अब इस टाइम पर यहाँ आकर यह हाल हो गया था, लेकिन साल 2016 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प बनते हैं तो उसके बाद अमेरिका को सीरिया से बाहर निकाल लेते हैं और कहा कि असद सीरिया के अंदर पावर में रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। ट्रम्प ने कहा कि एक नेवर एंडिंग फाइटिंग है जिसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद साल 2017 में बशर अल असद फिर से केमिकल हथियारों का यूज करते हैं जिसमें लगभग 85 लोगों की जान चली जाती है, जिनमें लगभग 10 से ज्यादा बच्चे थे। और इस घटना के बाद यूएसए जो सीरिया से बाहर निकल चुका था, लेकिन अब यूएसए को फिर से सीरिया में वापस आना पड़ता है और अब ऑफिशियली स्ट्राइक करने लगता है। दुनिया की सबसे जटिल सिविल वार में अब तक लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 80% से ज्यादा सीरिया की जनसंख्या प्रभावित हो चुकी थी। अब तक लोग बहुत गरीब हो चुके थे और भूख के कारण मरने लग गए थे। लोग सीरिया छोड़कर समुद्र के रास्ते भागने लगते हैं। सीरिया की इस जटिल सिविल वॉर को जहां कई सारे देश घुस रहे थे, वहीं पहली बार इसे सोशल मीडिया वॉर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये पहली वॉर थी जहां पर हर एक ग्रुप ने सोशल मीडिया का जबरदस्त मिसयूज किया है। सभी ने अलग अलग नैरेटिव सेट करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात पहुंचाने के लिए, और लगभग 800 से ज्यादा पत्रकार मारे जाते हैं सीरिया के देश में। ISIS के आतंकवादियों ने पत्रकारों के सिर काटकर और उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते थे। इसी कारण से कोई भी पत्रकार अपनी जान को खतरे में डालकर सीरिया जाने की हिम्मत नहीं करता था। न्यूज एजेंसियां भी बस सोशल मीडिया के जरिए न्यूज लेती थी। और अब एक छोटा सा प्रोटेस्ट सीरिया के राष्ट्रपति की जिद से शुरू हुआ था कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दें। 14 साल के मुआय्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी एक छोटी सी दीवार पर लिखी हुई लाइन से इतना कुछ हो जाएगा सीरिया के देश में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।